प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 FM गोल्ड। वक्त हुआ है दोपहर के 2:32 और पूरे 45 सेकेंड। और आज इस वक्त आपसे मिलने आए हैं हम यानी मैं स्टूडियो में पूजा और मेरे साथ है मैं विजय। और आज हम बात करेंगे किसान की बात में, किसान से जुड़े उन मुद्दों के बारे में जो हमेशा से हमारे कार्यक्रम के उद्देश्य रहे हैं, जैसे कि किसान फसलों से संबंधित मुद्दे। लेकिन किसान की बात में हर तरह की बात शामिल होती है, जैसा कि हमारे कार्यक्रम के शुरुआत के गीत में भी आ गया है कि नई नई तरकीबें और किसान की आमदनी कैसे दुगनी हो, सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले, और विशेषज्ञ की राय इस कार्यक्रम में शामिल होती है किसान की बात में, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विजय तुमने। और विजय और पूजा के साथ साथ ऋतु हैं जो आपकी फोन कॉल्स को हम तक पहुंचाती हैं। आप जानते हैं कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हम आपके फोन कॉल्स आमंत्रित करते हैं। स्टूडियो में आप सीधे फोन कर सकते हैं और हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ से बात करके जो विषय रहता है उससे संबंधित सवाल आप पूछ सकते हैं। जी। तो आज का विषय क्या है विजय? आज का विषय है चारा फसलों में समसामयिक कार्य। जी। और इस विषय से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज उपस्थित हैं डॉक्टर RS बाना, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग, पूसा संस्थान, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, विजय ने जैसे बताया कि आज का विषय है चारा फसलों में समसामयिक कार्य। जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फोन कॉल से, लेकिन फोन नंबर्स बताने से पहले मैं आपसे ये सवाल एक पूछना चाहूंगी कि चारा फसलों में क्या क्या शामिल होता है, ये बता दीजिए, फिर हम फोन कॉल्स आमंत्रित करते हैं। चारा फसलों में यदि इस मौसम की हम बात करें, जो रबी का मौसम चल रहा है, उसमें अगर हम बात करें तो बरसीम है, जई है और रिजका है। ये 3 प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा कुछ जगह पे जौ जैसी फसलों को भी चारे के लिए काम में लिया जाता है। तो रिजका, बरसीम और जई पे हम आज ज़्यादा बात करेंगे। जी। तो श्रोताओं, आपने सुना कि हमने आज किस विषय में बात करनी है और आप हमें सीधे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 23421089 और 23421608। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाइए। आप हमें SMS भी कर सकते हैं 53010 पर GOLD गोल्ड लिख के अपना सवाल या अपना मैसेज पहुंचा दीजिए हम तक। और kkbeyondgold@gmail.com हमारा मेल ID है, इसके जरिए भी आप हमारे साथ। इससे पहले कि हम अपने फ़ोन नंबर्स अनाउंस करें, वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं, इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं लोगों में कि हमारे किसान भाइयों में, दोस्तों में, कि एक कॉल आ भी गया है, लिया जाए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैं जिला सागर मध्य प्रदेश से गोलू बात कर रहा हूँ। गोलू, 9 तारीख को भी इन्होंने फोन किया था, बहुत सुनते हैं हमारे प्रोग्राम को। अरे सर जी, अभी तो मैंने मैंने तुरंत सुना तो मैंने सर कॉल ही मिला लिया है। DTH पर सुना हूँ आपका कार्यक्रम सर जी में। जी स्वागत है गोलू जी आपका, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, हमारे गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले में वो कचड़ा उग रहा है बहुत ज्यादा संख्या में। जी मैम। गेहूं की बुआई कब करी थी आपने? हो गए मैम 1 महीना हो गया सर गेहूं की बुआई के लिए। जी।
गेहूं में चूंकि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बहुत बड़ी समस्या आती है, विशेषकर जो मध्य भारत और पश्चिमी भारत का क्षेत्र है वहाँ पे चौड़े पत्ते वाले खरपतवार काफ़ी आते हैं। तो या तो इसको ना अभी 1 महीने की फसल हुई है, आप हाथ से निराई गुड़ाई करके निकाल सकते हैं तो भी अच्छा है, अन्यथा जो खरपतवारनाशी दवाएँ आती है उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे प्रसिद्ध है खरपतवारनाशी में, वो तो एक तो 2,4-D पुराने ज़माने से चला आ रहा है, उसका भी प्रयोग करें तो भी काबू हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत कम मात्रा में यदि रसायनों का प्रयोग करना हो तो एक दवाई आती है, आप नाम लिख लीजिए, मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल। मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल आसानी से मिलती है, आसानी से बाजार में उपलब्ध है, बहुत सारे अलग अलग व्यापारिक नामों से उपलब्ध है। और पर इसका जो रसायन है वो मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल है। इसकी सिर्फ 4 ग्राम दवा लेनी होती है 1 हेक्टेयर के लिए सक्रिय तत्व, और उसको 400 लीटर के आसपास पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर छिड़काव करें तो 1 महीने के आसपास की फसल में, गेहूं में या जौ की फसल हो, जई की फसल में भी, और इससे खरपतवार जो चौड़ी पत्ती वाले हैं वो आसानी से नियंत्रित किए जा सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए सर, आपको लिए जी स्वागत है। तो गोलू जी ने हमारे से सवाल पूछा, ये बुंदेलखंड से इनका फ़ोन आया था। हम अगले फ़ोन का इंतज़ार करते हुए क्यों ना एक सवाल जो मेरे मन में भी है कि मुख्य चारा फसलों के बारे में, जिनके बारे में आज आपने बताया, जिनके बारे में हम बात करेंगे, और इसमें ये है कि इनकी बुआई के लिए कौन सा समय उपयुक्त रहता है, क्या अभी ये समय है, कुछ किया जा सकता है इसमें, ये कौन सी चारा फसल अभी जिसकी बुआई की जा सकती हो? चारा फसलों में जो रबी के मौसम में चारे वाली फसलें होती है, सामान्यतः उनकी बुआई अक्टूबर के महीने में ही कर दी जाती है, रिजका और बरसीम की। तो जई की बुआई नवंबर तक करते हैं, परंतु देरी में अगर बुआई करें तो मध्य दिसंबर तक या कई बार दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक भी जई की बुआई कर सकते हैं। रिजका बरसीम की इस समय बुआई नहीं हो सकती। हालांकि पूर्वोत्तर के या पूर्व भारत के कुछ भाग हैं जहाँ पे बरसीम नवंबर के अंत तक लगा सकते हैं, पर अभी सिर्फ जई एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई करी जा सकती है। कुछ किस्में हैं जिनकी देरी से बुआई करने में हम काम में ले सकते हैं, उन किस्मों का प्रयोग करते हुए आप जई की फसल की बुआई कर सकते हैं। जैसे कि बुंदेलखंड में जो IGFRI है झांसी, वहाँ से कुछ किस्में निकली है, बुंदेल जई 991, बुंदेल जई 992। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है हिसार में, वहाँ से भी कुछ जई की किस्में निकली है, जिनको आप जैसे कि HFO 194 है, हरियाणा जई 8 है, इस तरह की किस्में हैं जिनको आप लगा सकते हैं और चारे का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यानी ये समसामयिक किस्में हैं जी जो जी तो इनका फायदा है कि इनकी पैदावार अच्छी होती है, इन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, और थोड़ा देरी से भी बुआई करें तो चूंकि जई ऐसी फसल है जो देरी की अवस्था में भी उत्पादन दे देती है। जी, क्या हमारे साथ और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कॉल लेते हैं पहले। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, हम मुबारकपुर से अग्रम बोल रहे हैं। हमेशा करते रहते हैं जानकारी, हम बिहार के रहने वाले हैं, भाई को बताते रहते हैं आपके बारे में। अच्छा जी, मुबारकपुर कहाँ है जी बिहार में? जो गेहूं का टाइम है तो मेरे गांव में बथुआ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, हाँ, तो मैंने भाई को बोला, मैं अपना दिमाग लगा के कि 1 बित्ता पे हल पे वो जो है पेड़ होता है, लेकिन हम बोले कि थोड़ा और बढ़ा दो। अपना बथुआ जो है घर में भी काम आ जाएंगे, साग में, और कुछ बेच भी लेते हैं। तो बताइए कि क्या उससे जो हमको घाटा है या क्या है? देखो, बथुआ आप वैसे मेड़ों पे लगता है या और कहीं लगता है, तब तो क्या है कि फूल आने से पहले उसको आप तोड़ के सब्जी के रूप में भी काम में ले सकते हैं या बेच भी सकते हैं। परंतु यदि फसल के बीच में बथुआ ज्यादा आता है तो क्या होता है कि बथुए की बढ़वार अधिक हो जाती है और गेहूं की बढ़वार को वो रोक देता है। नहीं तो मेरे तरफ बहुत जाते होते हैं डॉक्टर साहब, तो बहुत ज्यादा होता है तो उसका नियंत्रण करना जरूरी है। उसकी हाथ से एक बार निराई गुड़ाई अवश्य करें, और इसके अतिरिक्त कुछ रसायन भी आते हैं, जैसे कि अभी पूर्व श्रोता का भी एक ही यही प्रश्न था, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, बथुआ है, खरतुआ है, इस तरह के इस मौसम में काफ़ी निकल के आते हैं। तो इसके लिए मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा 2,4-D जो दवा है उसका भी आप छिड़काव करके और जो बथुआ है उसका नियंत्रण कर सकते हैं, और इस तरह से जो आपकी फसल है उसको खरपतवार मुक्त रख सकते हैं। अच्छा।
डॉक्टर साहब, अभी हमने जैसे बात की बुवाई के बारे में, विजय ने आपसे पूछा, और हम चारा फसलों में समसामयिक कार्यों की बात कर रहे हैं। तो समसामयिक कार्य से जो हमें समझ आता है, यानी देखभाल से जुड़ी जो चीजें हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं जी। तो क्या आप श्रोताओं को ये बताएंगे कि बुवाई के बाद खाद की अगर हम बात करें या पोषक तत्वों की बात करें तो उसका प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है ताकि जो चारे वाली फसलें हैं उनकी बढ़वार ज़्यादा हो सके या किसानों को उससे लाभ मिल सके? जी पूजा जी, ऐसा है जो चारा फसलें हैं उसमें से रिजका और बरसीम में तो जो खाद देते हैं वो बुआई से पहले ही दे देते हैं, परंतु जैसे जई की फसल है या जौ को भी चारे के रूप में यदि आप प्रयोग में करते हैं, कुछ किस्में हैं जौ की भी जो चारे के लिए उपयोग में लाते हैं, तो उस दशा में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है उसकी कुल मात्रा की सिर्फ 1/3 मात्रा ही बुआई से पूर्व दी जाती है। जो शेष बची हुई 1/3 मात्रा है वो प्रथम सिंचाई के बाद, यानी कि इस समय जो लगभग वो इस समय चल रहा है कि पहली सिंचाई दे दी होगी ज़्यादातर किसानों ने, तो जब फसल 30-35 दिन की अवस्था पे हो जाए तब दे दें, और फिर अगली जो खुराक है वो पहली कटाई करने के बाद दें, या जो फूल आने के पूर्व की अवस्था है उस समय भी दे सकते हैं ताकि एकदम बढ़ोतरी हो, और फिर उसके बाद अर्ध पुष्पावस्था पे फसल की कटाई करके और हल्की सिंचाई करके और थोड़ी 10 किलो प्रति हेक्टर के आसपास नाइट्रोजन की खुराक बाद में भी दी जा सकती है। जो रिजका और बरसीम है उसमें पूरी जो भी उर्वरक होते हैं उनकी खुराक बुआई से पूर्व ही देनी होती है, परंतु यदि खड़ी फसल में भी आपको पोषक तत्वों की, विशेष करके जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे कि बोरोन की कुछ क्षेत्र हैं बिहार के और पूर्वी भारत के जिनमें बोरोन की कमी होती है, वहाँ पे बोरोन का पर्णीय छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा जिंक जो जस्ता जिन क्षेत्रों में, जिन खेतों में कम है, ये तो मिट्टी की जांच आपने करा रखी है और आपको लगता है कि जस्ता की कमी के लक्षण फसल में दिखाई देते हैं, तो उस अवस्था में आप जिंक की भी पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। बाकी जो रिजका बरसीम है उनमें अभी कोई खाद उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। शायद मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिंक की जो आपने बात की है, क्या ये प्राकृतिक रूप से मिट्टी में, मृदा में विद्यमान रहता है? कितनी स्थिति होती है इसकी? जी, जिंक प्राकृतिक रूप से मृदा में उपस्थित होता है, परंतु यदि हम आज देश में बात करें तो बहुत सारे लगभग 70% जो नमूने हैं मिट्टी के उनमें देखने में आता है कि जिंक की मात्रा या तो क्रिटिकल अवस्था के जो कम है या उससे कम ही है। तो उस दशा में आपको मैं इसीलिए कहा कि मिट्टी की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। अगर आपने पूर्व फसलों में जिंक नहीं डाला है तो यदि जिंक की कमी वाला क्षेत्र है तो उस दशा में आपको समझना चाहिए कि जिंक की कमी हो सकती है। पत्तियों पे जो बीच वाली पत्तियां हैं, निचली और निचली से थोड़ी ऊपर बीच वाली पत्तियों में हल्का कत्थई रंग का पत्तियां दिखाई देने लगती है, विशेषकर मक्का की फसल या जो धान की फसल लेते हैं उसमें जल्दी लक्षण प्रतीत हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, और जो अभी चारे वाली फसलें हैं उनमें भी जिंक की कमी के, बोरोन की कमी के भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो यदि लक्षण दिखाई देते हैं तो उस दशा में जिंक की आपूर्ति की जा सकती है, अभी भी खड़ी फसल में भी। जी। तो ये तो हम अपने दोस्तों को ये बता दें कि वक्त हुआ है 2:44 और 40 सेकंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात 100.1 FM गोल्ड पर। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ फोन लाइंस के जरिए। इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम किसान की बात, कमरा नंबर 612, आकाशवाणी प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001, और ईमेल्स भी हम तक पहुंचती हैं। और एक ईमेल हमारे पास है। डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछा है, लेकिन उससे पहले एक फोन कॉल है जी। और फोन कॉल तो हेलो, नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी, मैं प्रद्युम्न शर्मा बोल रहा हूँ किशनगंज। हाँ, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी, मैंने गेहूं लगाया था तो उसमें ना थोड़ा पानी लग गया था ज्यादा जी। उसमें पत्ता हरे हरे हो रहे, बहुत पौधे मर रहे हैं। अच्छा, गेहूं में पानी ज़्यादा लग जाता है तो ये देखने में आता है अमूमन क्या होता है कि जैसे ही पानी ज़्यादा भर जाता है तो जो नाइट्रोजन होती है वो घुलकर पानी के साथ बहकर नीचे चली जाती है, या यदि पानी टूट गया है तो पानी के साथ बह जाती है। सामान्यतः ऐसा होता है कि वो ज़मीन में नीचे चली जाती है, निक्षालन हो जाता है। तो आप हल्का अभी जो नाइट्रोजन की खुराक दे सकते हैं। कितने दिन का गेहूं हो गया यदि आप इस समय?
लगभग हो गए 1 से 1.5 महीने के बीच में होंगे सर। 1-1.5 महीने की अवस्था में हो गई तो जो नाइट्रोजन की जो दूसरी खुराक देते हैं, अमूमन हम जो 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर के आसपास दिया जाता है दूसरी खुराक में, तो वो आप दूसरी खुराक नाइट्रोजन की दे दीजिए यूरिया के द्वारा खेत में, और पौधों के पास में यूरिया डालिए ताकि वो ज़्यादा अच्छा रहता है जड़ों के आसपास। और हाँ, और यदि ये सुनिश्चित कर लीजिए कि खेत में पर्याप्त नमी हो और उस अवस्था में नाइट्रोजन डालते हैं तो आपके जो हरापन कम हो रहा है पत्तों का, वो पीलापन सा ले जा रहा है, वो उसका आप निदान कर पाएंगे आसानी से। बहुत ही आसान है। एक और कॉल मुझे लगता है विजय रितु जी, एक और कॉल है, वो ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, अपना नाम बताइए प्लीज। सर आपका सवाल समझ नहीं आ रहा है। एक दूसरा फोन भी शायद आपके पास है, वो उसको रोकिए पहले। हेलो, जई का क्या फोन कर। खेती सबसे तो खेती किस टाइम पर बोई जा सकती है? जैसा कि खेत खाली हुए, आलू के या मटर के, तो क्या ये फरवरी में बोई जा सकती है? नहीं बोई जा सकती है तो कौन सा बीज? जी, फरवरी में जई नहीं बोई जा सकती। फरवरी के महीने में फिर दूसरी फसलें आ जाती है जिनकी आप बुआई करना शुरू कर सकते हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह से या मार्च के प्रथम सप्ताह से, जब जैसे ही आलू गन्ने के खेत खाली होंगे, मटर के खेत खाली होंगे, उसके बाद आप कुछ ऐसी किस्में आती है चारे वाली, जैसे बाजरा है, ज्वार है, वो ले सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं, ग्वार ले सकते हैं। तो उस तरह की फसलें जो, क्योंकि सामने फिर गर्मियाँ आएगी और उसमें जई चल नहीं पाएगी, उत्पादन नहीं मिल पाएगा आपको, तो उसके लिए बाजरा और जो मक्का है, ज्वार है, लोबिया है, ग्वार है, वो फसलें आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। तो फरवरी या जो मार्च में यदि आप बुआई करते हैं तो आप उन फसलों के लिए और उनके लिए जो ग्रीष्मकालीन किस्में हैं उनके लिए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, एक ईमेल हमारे पास आया है, वो सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। ये उग्रसेन ग्वाला साहब है जिन्होंने ये मेल भेजा है, और ये पूछते हैं कि यूरिया खाद जैविक खाद की अपेक्षा सस्ती है जी, तो ऐसे में जो किसान महंगी खाद या जैविक खाद को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो सस्ते की तरफ ही जाएंगे, जाहिर है। तो इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे चाहते हैं, थोड़ा सा आप जानकारी। जी, मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा। इसमें ग्वाला साहब, ऐसा है कि जो पौधा है उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यूरिया में सिर्फ एक ही पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन। उसके अलावा भी 16 पोषक तत्व हैं जो पौधों को आवश्यक होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हवा से मिल जाती है। बाकी के जो पोषक तत्व हैं वो कम या ज़्यादा मात्रा में पौधों को जमीन से, मिट्टी से लेने पड़ते हैं, और उनकी पूर्ति हमें जो खेती करते हैं या जो बागवानी करते हैं उनको खाद या उर्वरकों के द्वारा करनी पड़ती है। तो चूंकि यूरिया से तो सिर्फ काम नहीं चल सकता, उसमें तो एक ही नाइट्रोजन पोषक तत्व है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए होते हैं, इसलिए हम उर्वरकों के द्वारा देते हैं। बाकी के पोषक तत्व पौधे जमीन से लेते रहते हैं, और लगातार जमीन से चूसते रहने पे जमीन में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। तो उसकी कमी को पूर्ति करने के लिए हमें जो जैविक खादें हैं, जैसे कि गोबर की खाद है या हरी खाद है, कंपोस्ट है, उनको डालना अति आवश्यक है। या तो उनको डालें या फिर सभी प्रकार के पोषक तत्वों की जो रासायनिक खादें बाजार में उपलब्ध हैं उनका उपयोग करें, या जो फसलों के अवशेष हैं, पूर्व फसलों के अवशेष हैं, उनको मिट्टी में मिलाएं, ताकि हम बार बार जो पौधों के द्वारा, फसल उत्पादन के द्वारा जमीन से पोषक तत्वों का अवशोषण करते रहते हैं, तो उसको कुछ उतना मिल जाए वापस, उसको मिट्टी में मिलाना बहुत जरूरी है जी। इस पर पोषक तत्वों की संपूर्ण मात्रा पूर्ति के लिए नाइट्रोजन भी आवश्यक है। इसके लिए यूरिया से किसान नाइट्रोजन देता है और वो आवश्यक भी है। तो ये जो पोषक तत्वों का अपना विज्ञान है जी, लेकिन हाँ जी, एक और कॉल हमारे पास है। जी जी, अवश्य। हेलो हेलो, हाँ जी जी, अपना नाम बताएं। नाम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है हम तक। मेरा नाम उमेद है। जी उमेद जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
मैं फिलहाल दिल्ली से बोल रहा हूँ, वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। सांबर झील के पास में सांबर लेक है ना, जी जी, उसके नजदीक है और हमारे जमीन में थोड़ा खारा पानी है। अच्छा। ये जो हमारे ज्यादातर ये इसके आंवला फावला ये इनके पौधे ये नहीं लगते, ज्यादातर ये देसी बम्बूल होता है वो, और खेजड़ी, और ये क्या नाम है आपका, एक दो पौधे होते हैं। इसके अलावा कोई और भी पौधा हो सकता है लगने के लिए? उमेद जी, आपका कौन सा गांव पड़ता है? मेरा गांव है ये सांबर लेक है ना, उससे 21 किलोमीटर पास में पड़ता है। अच्छा जी, उमेद जी, वहाँ पे कुछ क्षेत्र है, कुछ पैचेज हैं जहाँ पे खारा है, विशेषकर जो फुलेरा और इसके नीचे का क्षेत्र है, वहाँ पर हमने देखा है कि पानी भी खारा है और कुछ क्षेत्र की जो मिट्टियाँ हैं वो भी खारी है। तो आप दिल्ली में ही रहते हैं, तो पूसा संस्थान में आकर आप वैज्ञानिकों से मिल सकते हैं, आपको हम पूरी सलाह देंगे। आप मेरे से भी मिल सकते हैं या जो संस्थान का एटिक इकाई है वहाँ पर भी आकर मिल सकते हैं, और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मुफ्त में जानकारी उपलब्ध है, आप कभी भी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो खारे पानी की जहाँ तक बात है, उसमें आप जौ की फसल ले सकते हैं, यदि बागवानी ही करनी है तो आप बेर की फसल लगा सकते हैं, तो बेर अच्छा हो सकता है। जी जी जी, जौ और बेर, जो हो सकता है, बेर हो सकता है। इसके अलावा आंवला भी एक ऐसी फसल है जो थोड़ा कम, मतलब मीठा पानी ना भी हो, थोड़ा पीएच ज्यादा हो, खारे पानी में भी हो जाता है। जी जी। तो उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विजय, मौसम संबंधी जानकारी थोड़ी सी हम श्रोताओं को देना चाहेंगे। आज के मौसम की अगर हम बात करें तो आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस है। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 90 और न्यूनतम 50% है। और आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद है कि आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है। तो इस संभावना को देखते हुए सभी फसलों में सिंचाई और किसी भी तरह का छिड़काव ना करें, ऐसी सलाह किसान भाइयों को दी जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि सरसों में अगर आप सरसों की खेती करते हैं तो पेटेंट बग कीट की निगरानी आप निरंतर करते रहें। इसके अलावा हमारे पास बाजार भाव संबंधी जानकारी भी है। विजय, अपने श्रोताओं के साथ वो भी बांट लेते हैं। जी, सेब 110 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं और अमरूद 25 रुपये प्रति किलो, और अनार 78 रुपये, चीकू 40 रुपये। सब्जियों में अगर हम बात करें तो आलू 19 रुपये प्रति किलो, अरबी 34 रुपये प्रति किलो, नींबू 14 रुपये प्रति किलो और हरी फलियां 20 रुपये प्रति किलो, गाजर 25 रुपये प्रति किलो उसका बाजार भाव है आज की तारीख में। आप बता रहे हैं जी, थोक भाव बता रहे हैं जी। और आज हम बात कर रहे हैं चारा फसलों में समसामयिक कार्य के बारे में। इस बारे में सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो सर, रामनरेश पाल, खोड़ा कॉलोनी, नोएडा से बोल रहा हूँ। वैसे मैं रहने वाला कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का हूँ। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैंने अपने खेत में सरसों बोआई थी जी। तो वो सरसों करीब 1.5 महीने को हो गई, तो मैंने उसमें पानी लगवा दिया, सिंचाई करवा दिया। अच्छा जी। और जिस दिन सिंचाई हुआ उसी दिन रात को बारिश हो गई। अच्छा। तो वो सब पीली पड़ गई है और उसका बढ़ना बंद हो गया। पानी भर गया था क्या खेत में? जी, खेत में पानी भर गया था पूरा? हाँ, जगह जगह भर गया था पानी, तो खैर निकलवा दिया था। अच्छा। लेकिन पौधे जो बढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, ऐसा देखने में आता है क्योंकि आपने पानी भी दिया, सिंचाई भी हम भरकर दे देते हैं और फिर बारिश भी हो गई, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा पानी खेत में भरने से अच्छा किया आपने पानी निकाल दिया। पानी खेत में ज़्यादा भर जाता है तो निकालना बहुत ज़रूरी है। और अभी उसमें आप नाइट्रोजन दे दें यूरिया के द्वारा, लगभग 30 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया के द्वारा प्रति हेक्टर की दर से यदि छिड़काव कर देंगे तो जो पीलापन है ना पौधों में, वो उसकी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन नीचे चली गई ज़मीन में पानी के साथ। तो आपको पौधों को जैसे ही नाइट्रोजन मिलेगी पौधे खुश हो जाएंगे और बहुत बढ़िया आपको उत्पादन मिलेगा। थैंक यू सर। जी विजय, काफ़ी सवाल आज हमारे पास आए हैं और वक्त बहुत कम रह गया है। हमारे मन में भी कुछ सवाल थे सर, आपसे पूछना चाह रहे थे।
काफी सारी बातों में आपने जानकारी दे ही दी, लेकिन सिंचाई का प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं, बस चलते चलते आपसे जल्द में ये जानना चाहेंगे। चारा फसलों में सिंचाई के लिए जैसे ही कटाई करें उसके बाद हल्की सिंचाई देना बहुत जरूरी है, ताकि जो पुनर्वृद्धि है वो ज़्यादा अच्छे से हो। और सिंचाई जो बहु कटाई वाली किस्में हैं उनमें थोड़ी 5-7 सेंटीमीटर ऊपर से जमीन के ऊपर से कटाई करें, ताकि जो पुनः वृद्धि होती है वो तुरंत हो जाए। हल्की सिंचाई कर देंगे जी। और जैसे ही थोड़ी गर्मियां शुरू हो जाएगी फरवरी के बाद, उसके बाद जो सिंचाई का अंतराल है उसको थोड़ा जल्दी कर दिया जाए, थोड़ा शीघ्रता से कर दिया जाए, यानी कि लगभग 10 दिन 7 दिन के बीच जमीन की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करते रहें और चारे का अच्छा उत्पादन लेते रहें। यही शुभकामनाएं है मेरी। जी। और जो हमने वैज्ञानिक खेती का जो हमारा आधार है वो भारतीय कृषि का परंपरागत आधार है, और उस आधार को अपनाने में हमारे विशेषज्ञ और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस प्रकार से मदद करता है, एक बार में थोड़ा सा और बता दीजिए। जी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसके पूरे देश में बहुत सारे संस्थान मौजूद हैं, 100 से अधिक संस्थान है जहाँ पे, तथा हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पर आपका बहुत स्वागत है। कोई भी किसान वहाँ पर आ सकते हैं। जो गेट होता है, एंट्री गेट, वहीं एटिक एक सूचना तकनीकी का स्थानांतरण का केंद्र होता है। तो उस एटिक में आपको सारी जो नवीनतम तकनीकियां हैं विज्ञान की, वो सुविधा उपलब्ध है। तो आप वहाँ पर आकर, जो संस्थान है ICAR के, वहाँ पर आके और कृषि विज्ञान से केंद्र से जरूर जुड़ें, ताकि आपको नवीनतम तकनीकों का लाभ मिले और आप खेती में मुनाफा कमा सकें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उपयोगी जानकारी आपने श्रोताओं तक पहुँचाई। और विजय, अब हमें भी अपने दोस्तों से विदा लेनी होगी। जाते जाते आपको ये बता दें कि कल आप इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे बैंगन, मिर्च एवं टमाटर की देखभाल विषय से संबंधित बातचीत, और आमंत्रित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर RK यादव। और आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। कार्यक्रम किसान की बात, कमरा नंबर 612, आकाशवाणी प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001, और kkbeyondgold@gmail.com हमारा ईमेल ID है, जिस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल विजय और पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।